त्रासदी क्यों हुई, हर व्यक्ति इस सवाल का जवाब जानना चाहता है और हम भी इसका वैज्ञानिक तरीके से जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस इलाके को देख लेते हैं। ये धराली गांव है जो आप नदी के उस तरफ देख रहे हैं ऊपर की तरफ, और ये भागीरथी नदी जो गंगोत्री से निकलती है उसके किनारे बसा हुआ है। धराली गांव के इस तरफ मुखबा गांव है। मुखबा गांव के ऊपर कुछ ऊंचाई से गूगल अर्थ से हमने ये तस्वीर ली है। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये जो पूरा धराली गांव है, यहाँ से होकर एक सड़क गुजरती है जो चीन की सीमा तक जाती है और दूसरी तरफ गंगोत्री की तरफ चीन की सीमा के लिए रास्ता नेलोंग जाडुंग होते हुए जाता है। धराली गांव में एक एक छोटी पहाड़ी नदी आती है जो ठीक गांव के बीच से आती है, जिस पर एक पुल बना हुआ है। इसी नदी के दोनों तरफ धराली गांव बसा, फिर धराली का बाजार बसा है। और ये जो खीर गंगा गाड़ आप देख रहे हैं, ये छोटी सी नदी आप देख रहे हैं, ये सर्दियों में 1 फुट की भी नदी नहीं होती, बल्कि उससे भी छोटी होती है। इतना कम पानी इसमें होता है और इसी वजह से इसके किनारे जो है दोनों तरफ बसावट हो गई कि इस नदी में तो कभी पानी आएगा ही नहीं। लेकिन हुआ क्या, अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे। कुछ ही सेकंड के अंदर, 10 से 15 सेकंड के अंदर ऊपर खीर गंगा से एक तबाही भारी सैलाब की शक्ल में आई। पानी में बोल्डर मलबा इतनी तेजी से आया कि नीचे किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। और आप देख सकते हैं कि कई मकान, बड़ी बड़ी इमारतें पलक झपकते ही सेकंडों में गायब हो गई और उनकी जगह पर एक मलबा छा गया। तो ये छोटी सी नदी, जिसको हमने छोटा मानने की गलती की, उसकी ताकत को दिखाता है। अब इस छोटी सी नदी में इतनी ताकत आई कहां से, इस सवाल का जवाब हमें तलाशना है, जो हम सिलसिलेवार आगे तलाशेंगे। ये पहली तस्वीर अगर हम धराली गांव की देखेंगे, हम इस खीर गंगा गाड़ के साथ ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे एक संकरी घाटी में। अगली तस्वीर हम अगर आपको दिखाएंगे तो हम इस संकरी घाटी में ऊपर की तरफ जब बढ़ेंगे तो ये ग्लेशियर्स की तरफ जाने वाला इलाका है। जैसे जैसे आप इस घाटी में ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे एक बहुत पतली सी नदी जिसके दोनों तरफ ऊंचे खड़े पहाड़ हैं। और आगे अगर हम इसमें बढ़ते हैं तो दोनों तरफ खड़े पहाड़ जो हैं वो हमको दिखाई देंगे। ये इस तरह से ये नदी इस पहाड़ी रास्ते में अपना जो पूरा कोर्स है उसको तय करती है। एक जो इस पूरे मामले में थ्योरी है, जिस थ्योरी को सबसे ज़्यादा एक तरह से इस वक्त कहा जा रहा है कि यही सबसे सही होगी, वो ये है कि क्या भूस्खलन से झील बनी। कई बार पहाड़ों में भूस्खलन होता है, पहाड़ियों से चट्टानें टूटती हैं। यहाँ भी हमने दिखाने की कोशिश की कि अचानक कुछ चट्टानें टूटी हैं और उन्होंने टूटकर इस नदी का, जो छोटी सी नदी है खीर गंगा, इसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया, इसका रास्ता रोक दिया। ये रास्ता अगर 4-5 दिन रुका रहा तो इसमें पीछे पानी बढ़ा होगा। इसको हमने दिखाने की कोशिश की है, जिस पानी ने कुछ दिनों के अंदर एक झील की शक्ल ले ली। अब जब पानी एक क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा बढ़ गया, उसमें ताकत एक क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा हो गई, तो वो अचानक टूटा। उसने जो पूरा बंध जो पत्थरों से बना था उसको ब्रीच किया और ये पूरा का पूरा पानी नीचे सैलाब की शक्ल में आ गया। और यही सैलाब नीचे जो है धराली गांव के ऊपर एक तरह से तबाही बनकर बरपा। तो ये सबसे एक क्रेडिबल थ्योरी इस वक्त बताई जा रही है और इस वक्त नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में इस बात को देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ, क्या अचानक ऐसी कोई झील टूटी जिसकी वजह से धराली में ये आपदा आई। एक और थ्योरी है, अगर हम इसके और ऊपर इस नदी के कोर्स में जाते हैं खीर गंगा गाड़ के ऊपर, तो हम जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि हिमालय का बिल्कुल ग्लेशियल रीजन यहाँ पर आता है। यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं और यहाँ सर्क ग्लेशियर्स हैं, जिनको हम हैंगिंग ग्लेशियर भी बोलते हैं, लटकते हुए ग्लेशियर भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या किसी हिम चट्टान भूस्खलन से झील बनी, क्या किसी आई रॉक एवलांच से झील बनी, ये एक और थ्योरी है। यहाँ पहाड़ में कई बार क्या होता है कि किसी एक हिमस्खलन से, स्नो एवलांच से कोई एक झील यहाँ किसी ट्रफ जैसे इलाके में बन सकती है या बनी हुई होती है, उसको एक्टिवेट कर सकती है। मान लीजिए यहाँ ये हम दिखा रहे हैं, हमको एक ट्रफ जैसा इलाका यहाँ पर दिखा। यहाँ पर हो सकता है कि आसपास से बर्फ टूटी हो और चट्टानें टूटी हो और उन्होंने एक झील सी बनाई हो, या फिर यहाँ ऑलरेडी एक ट्रफ जैसा हो और वहाँ पर पानी जमा हुआ हो और किसी वजह से ये पानी एक्टिवेट हुआ हो किसी हिम चट्टान भूस्खलन से, आइस रॉक एवलांच से, और ये पानी जब एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया तो वो फिर ब्रीच करके नीचे आया और उसने जो है नीचे तबाही बरपाई। तो ये दूसरा एक कारण हो सकता है। इसको भी लगातार इस पर बात हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि ग्लेशियल लेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा
बढ़ी हैं पीछे बीते कुछ समय में। अब ये देखना है कि क्या यहाँ वाकई को ग्लेशियर लेक थी या नहीं थी, या फिर ये आइस रॉक एवलांच ही था। तो ये दूसरी थ्योरी है। एक तीसरी थ्योरी जिसकी काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही है, बादल फटना, जिसको हम हर बात में कह देते हैं कि वो बादल फटना है। तो क्या इस इलाके में इतनी ज़्यादा भारी बारिश हुई है कि इतना पानी इसमें आ गया अचानक छोटी नदी में कि वो जो है उसने नीचे तबाही बरपा दी। लेकिन मौसम विभाग ये कह रहा है कि यहाँ इतनी बारिश नहीं हुई। बादल फटने का मतलब है 100 मिलीमीटर बारिश होना 1 घंटे में किसी इलाके में, लेकिन इतनी भारी बारिश वहाँ नहीं हुई। तो इस थ्योरी को काफ़ी लोग बता रहे हैं, लेकिन इस थ्योरी को जो वैज्ञानिक समुदाय है वो कह रहा है कि ये सही नहीं है। पहले की 2 थ्योरी जो है वो सही हो सकती हैं। तो ऊंचाई में बादल फटने का जो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि बादल ऊपर उठते हैं, और जब बादल ऊपर उठते हैं तो वो एक तरह से एक हाइट के बाद जाने के बाद उस नमी को संभाल नहीं पाते और वो भारी बारिश की शक्ल में गिरती है। लेकिन ये थ्योरी इस वक्त जो है सही नहीं मानी जा रही। अगली प्लेट हम आपको दिखाते हैं। पहले भी धराली में ऐसी त्रासदी आई हैं। आप इस नदी को आते हुए देख रहे हैं। इस नदी ने जो इसका पूरा भौगोलिक एक तरह से नक्शा है वो बदल दिया। ये नए भूस्खलन का मलबा हम देख रहे हैं। यहाँ पर इस भूस्खलन से पहले की क्या स्थिति थी ये भी हमने देखा है, और ये जो है ये भूस्खलन से ठीक पहले की स्थिति है। और आप ये देखेंगे ये जो पूरी बसावट है ये पुराने भूस्खलन पर हुई है। ये जहाँ पर घर बने हुए हैं, ये सेब के बागीचे हैं यहाँ के लोगों के, ये सारे पुराने लैंडस्लाइड पर डिपॉजिट पर बने हुए हैं, और उसकी जगह पर अब एक नई लैंडस्लाइड आ गई। यहाँ अगर हमने समझदारी नहीं दिखाई तो हो सकता है यहाँ भी लोग कुछ समय बाद घर बना दें, हो सकता है अभी कुछ समय के लिए लोग चिंता भी करें। 1835 में भी यहाँ एक ऐसी तबाही आई थी, और उस तबाही की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो एक तरह से इलाका है वो मिट्टी में दब गया था। यहाँ पास ही में एक पुराना मंदिर था, ये मंदिर पूरी तरह से मिट्टी के अंदर दब गया था। इस मंदिर को खोद कर निकाला गया। अब आप सोचिए इस मंदिर की हाइट कितनी होगी। ये पूरा मंदिर अगर उस मलबे में 1835 में आ गया, तो इससे पता लगता है कि इस पूरे इलाके में इस तरह की त्रासदी पहले होती रही है। अब हमने क्या किया है, अगली तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं कि हमने अपनी बसावट कहाँ बसाई है, भूस्खलन पर। नए भूस्खलन पर लोग न बसें, हम ये चाहते हैं। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, अगर हम अगली प्लेट में दिखाएंगे, हमने एनजीटी के नियमों को पूरी तरह से तोड़ दिया। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कहती है कि किसी भी नदी के दोनों बैंक्स के 100 मीटर इधर और 100 मीटर दूसरी तरफ कोई बसावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम स्केल लगाकर देखते हैं तो 100 मीटर के अंदर सारी इमारतें आ रही हैं। वो सारी इमारतें जो जमींदोज हो गई, जो इस छोटी एक कुछ ही सेकंड की त्रासदी में ख़त्म हो गई। तो ये हमने बहुत बड़ी गलती की, जो हमने पहाड़ी इलाकों में कई और जगहों पर भी होते हुए देखा है, जहाँ लगातार इस तरह की आफतें आने की आशंका बनी हुई है। इसलिए ज़रूरी है कि हम एनजीटी के नियमों का उल्लंघन न करें, 100 मीटर के दायरे से बाहर ही रहें, और बेहतर है कि और बाहर रहें। नदी किनारों पर ये जो निर्माण है इसको न करें, ये होने का असर हम देख रहे हैं। और अगर हम अगली प्लेट में अगर आपको दिखाएं, 100 मीटर निर्माण की इजाज़त नहीं है, हमने ये बोला। अगली तस्वीर जो है वो लाइन याद रखना बहुत ज़रूरी है कि नदी हमेशा लौट कर आती है, नदी कभी अपना रास्ता नहीं भूलती। अगर हम ये मान कर बैठ जाएं कि कोई नदी 5 सेंटीमीटर की दिख रही है और वो नदी जो है फिर कभी लौट कर नहीं आएगी, तो हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमने केदारनाथ हादसे में हमने ये देखा, ऋषिगंगा त्रासदी में हमने देखा, सिक्किम लोनक के उसमें हमने देखा कि छोटी नदी की ताकत बहुत भयानक होती है और वो कुछ भी तबाह कर सकती है अगर हम उसके रास्ते में उसको खड़ा करें तो। ये इसलिए इसमें एक बड़ा सबक है। अब कौन सी थ्योरी सही होती है इस हादसे के पीछे, इसके लिए हमें नेशनल रिमोट सेंसिंग की तस्वीरों का इंतज़ार करना होगा।